का प्रयास किया था, उसी से हम आगे बढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि मान लीजिए एक अनंत रेखीय आवेशित तार है और उस अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी थी। तो हमने दो चीजें काम में ली थी, एक इसकी इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए और एक मान ज्ञात करने। दिशा ज्ञात करने के लिए हमने कहा था कि मान लीजिए यहाँ एक अल्पांश है, यहाँ एक अल्पांश है, इस अल्पांश के कारण इस और एक विद्युत क्षेत्र होगा, इस अल्पांश के कारण भी एक विद्युत क्षेत्र होगा, और इन दोनों के अगर घटक ज्ञात किए जाएं तो दो घटक ऐसे प्राप्त होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जबकि दो घटक ऐसे प्राप्त होते हैं जो एक ही दिशा में होते हैं, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ठीक इसी तरह का एक मैकेनिज्म हम आज भी पढ़ने वाले हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अपरिमित या अनंत विस्तार की चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो टॉपिक है इसको पढ़ने के लिए मान लीजिए ये आपके पास में एक आपके पास में चालक पट्टिका है। जैसे मैंने तार के लिए कहा था कि तार के लिए हम अनंत लंबाई के तार के लिए ज्ञात नहीं करेंगे, एक परिमित लंबाई के तार के लिए ज्ञात करेंगे और उसी को फिर अनंत लंबाई के लिए हम काम में लेंगे। यहाँ पर भी मैं एक अनंत विस्तार की पट्टिका के लिए नहीं ज्ञात कर रहा हूँ, प्लेट के लिए ज्ञात नहीं। पट्टिका का मतलब पतली प्लेट से है, किसी सरफेस से है। तो मान लीजिए कि ये एक पतली प्लेट है, इस पर कुछ आवेश हैं। किसी भी पतली पट्टिका पर जो आवेश है वो इसके पृष्ठ पर रह सकते हैं, तो इसके दो पृष्ठ होंगे, एक आगे वाला और एक पीछे वाला, दो पृष्ठों पर आवेश रह सकते हैं। इस पृष्ठ से मान लीजिए कि कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैं थोड़ी देर के लिए आवेशों को तो यहाँ से गायब कर रहा हूँ। हम कहेंगे मान लीजिए कि यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश में लूं और यहाँ पर भी एक छोटा सा अल्पांश लूं जो सममित दूरी पर हो। इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस ओर होगी और इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस ओर होगी। ये दोनों जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशाएं हैं, ये यहाँ से r दूरी पर इस बिंदु पर इस अल्पांश के कारण इस ओर और इस अल्पांश के कारण इस ओर। इसको अगर हम d मान लें, DE मान लें और इसको भी हम DE मान लें तो हम कह सकते हैं पहले की तरह जैसा हमने तार वाले में किया था, इस DE के दो घटक होंगे। इसको नीचे की ओर ले जाने पर कोण का मान कम हो जाएगा, नीचे की ओर ले जाने पर कोण का मान कम हो जाएगा, तो इस ओर कौन सा घटक होगा? DE cos थीटा। कौन सा घटक होगा? DE cos थीटा। तो ये नीचे की तरफ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसे DE cos थीटा। ये घटक जो है कि DE cos थीटा हो गया। और इसी प्रकार से इस DE को इस तरफ लेके जाएं तो इसका एक और घटक आएगा DE sin थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से इस DE को अगर हम इस तरफ लेके जाएं तो फिर से इसका एक और घटक आएगा DE cos थीटा, और इस DE को नीचे की तरफ लेके जाए तो एक घटक और आएगा DE sin थीटा। तो हमारे पास में इस DE के भी दो घटक आ गए, इस DE के भी दो घटक आ गए। और मैंने आपको कहा था कि जब घटक आ जाए तो इस मुख्य जो आपके पास में है उसको, मुख्य जो सदिश राशि उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब आप देख सकते हो कि ये जो DE sin थीटा है ऊपर वाला घटक और ये जो DE sin थीटा नीचे वाला घटक है, दोनों परिमाण में समान और दिशा में एक दूसरे के विपरीत है, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जबकि ये जो दोनों DE cos थीटा वाले घटक हैं वो एक ही दिशा में, और एक ही दिशा में है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि जो भी प्रभावी विद्युत क्षेत्र होगा वो इन दोनों घटकों के कारण ही होगा। अब अगर हम यहां पर बात करें कि इस विद्युत क्षेत्र, चूंकि ये निरस्त हो गए तो इनको मैं यहां से मिटा रहा हूं। ठीक है, तो जो विद्युत क्षेत्र हमारे पास में आया है वो किस दिशा में आया है? इस ओर आया, इस ओर आया। ठीक है, अगर मैं इस केवल विद्युत क्षेत्र की दिशा बनाना चाहता तो हमारे पास में क्या आता, देखते हैं।
ये एक प्लेट थी हमारे पास में, ये एक प्लेट थी हमारे पास में। इस प्लेट के कारण यहां एक बिंदु P था, इस P बिंदु पर जो दो विद्युत क्षेत्र हमारे पास अल्पांशों के कारण आए थे, उनके दोनों घटक जो साइन थीटा वाले थे वो विपरीत थे, एक दूसरे को निरस्त कर दिया, जबकि जो कॉस थीटा वाले घटक थे वो एक साथ जुड़ गए और दोनों की दिशा इस ओर। यानी जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा, जो रिजल्ट हमारे पास में आएगा विद्युत क्षेत्र का, उसकी दिशा इस ओर होगी। और ये दिशा को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऐसा लग रहा है कि ये जो प्लेट है उस प्लेट के लंबवत बाहर की ओर है, प्लेट के लंबवत बाहर की ओर। अब सोचिए एक मिनट के लिए कि ये जो बिंदु हमने पी लिया है वो इधर नहीं होकर के इस तरफ होता, तो हम कहते भाई प्लेट के लंबवत इस ओर हो जाता, ठीक है, एक तरफ इस तरफ हो जाता और एक तरफ दूसरी तरफ हो जाता। अब आपको आप मुझे देख पा रहे होंगे, ठीक है, मेरा ये जो हाथ है इसको अगर अपन प्लेट मान लें तो आप समझ रहे होंगे कि जो बिंदु है P वो इस प्लेट के सामने इस तरफ हो सकता है या प्लेट के पीछे इस तरफ हो सकता है। अगर इस तरफ बिंदु होगा तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इस ओर होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर होगी अगर P बिंदु इस तरफ हुआ तो। क्यों? क्योंकि इस तरफ अगर P बिंदु हुआ तो जो 2, 3 या 4 या 5 या 10 जितने भी विद्युत क्षेत्र हमारे पास आएंगे, उनके जो साइन थीटा वाले घटक हैं वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जबकि जो कॉस थीटा वाले घटक है वो एक साथ जुड़ जाएंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें वो ये है कि मैंने यहाँ पर दो घटक की जगह कहा 5, 6, 7 या 10 या 8 घटक। ऐसा क्यों कहा मैंने? तो दो घटक मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि पूरी प्लेट पे हमने केवल 2 अल्पांश लिए थे तो 2 घटक आए। अगर ऐसे हम 1000 अल्पांश लेते तो 1000 घटक आते, 50,000 अल्पांश लेते तो 50,000 घटक आते, 4 अल्पांश लेते तो 4 घटक आते, यानी जितने अल्पांश लेंगे उतने घटक हमारे पास में आएंगे। लेकिन यही P बिंदु अगर इस तरफ नहीं होकर के इस तरफ होता तो हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्लेट के लंबवत बाहर की तरफ इस ओर आती, इस तरफ। पर क्या ये P बिंदु इधर हो सकता है? क्या ये P बिंदु इधर हो सकता है? क्या P बिंदु इधर हो सकता है? क्या P बिंदु नीचे की तरफ हो सकता है? तो हम कहेंगे नहीं। हम इन बिंदुओं पर इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि ये जो बिंदु है ये इस प्लेट से लंबवत दूरी पर नहीं है, और हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो किसी प्लेट से लंबवत दूरी पर उपस्थित किसी बिंदु के लिए। तो लंबवत दूरी पर 2 बिंदु हो सकते हैं, एक राइट में और एक लेफ्ट में। ऊपर की तरफ, इस तरफ और इस तरफ नहीं हो सकते। दूसरी बात यह भी है कि इस पर एक धनावेश है, तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो हमेशा बाहर की तरफ होती है, यानी इस ओर होगी और इस ओर होगी। तो विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होगी, या तो राइट में या तो लेफ्ट में। ऊपर की तरफ नहीं हो सकती, इस तरफ नहीं हो सकती, इस तरफ नहीं हो सकती और नीचे की तरफ नहीं हो सकती है। तो ये चारों दिशाओं में, ये जो चारों दिशाएं हैं, ऊपर, पीछे यानी मोबाइल के अंदर की तरफ, बाहर की तरफ और नीचे की ओर, ये विद्युत क्षेत्र की दिशाएं संभव नहीं है। विद्युत क्षेत्र केवल 2 ही दिशाएं संभव है, तो वो है प्लेट के लंबवत एक राइट में और प्लेट के लंबवत एक लेफ्ट में। लेकिन अगर इसी प्लेट पर ऋण आवेश होता तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं ये जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, जब बिंदु राइट में होता तब हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ होगी, और अगर बिंदु लेफ्ट में होगा तो हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ से अंदर की ओर होगी। यानी जब लेफ्ट में होगा तो राइट की ओर, और जब राइट में होगा तो लेफ्ट की ओर। धनावेश के लिए हमने क्या कहा? धनावेश के लिए अगर बिंदु प्लेट के राइट में है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लेट से बाहर की ओर, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में बाहर की ओर। लेकिन अगर ये ऋणावेश है तब हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर बिंदु राइट में है तो राइट से अंदर की ओर, और अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट से अंदर की ओर। बाकी जो 4 दिशाएं हैं, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, ये चारों जो दिशाएं हैं इनमें विद्युत क्षेत्र की दिशा शून्य होगी। तो इसी चीज को हम ध्यान में रखेंगे और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज का टॉपिक हम सॉल्व करेंगे। तो हमें एक बात यहां से क्लियरली पता चल गई है कि किसी भी पट्टिका के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा पट्टिका के लंबवत हो सकती है, और लंबवत वो भी कहां हो सकती है? बाहर की ओर हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ से समझनी है और इसी चीज को हम काम में लेंगे। इसी चीज को काम में लेकर के हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है। देखो, विद्युत क्षेत्र की दिशा आपने ज्ञात कर ली तो समझ लो आपने आधे से ज्यादा काम कर लिया। एक और खास बात, जो कल मैंने टेस्ट लिया था उसमें जब मैंने गाउस के नियम पर आधारित अनंत रेखीय चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाला जो टॉपिक दिया था आपको, जो क्वेश्चन दिया था, उसमें बहुत कम लोगों ने ये वाला चित्र बनाया है और इसको समझाया है। ये चित्र आपको बनाना भी है और समझाना भी है।
ये चित्र अगर आप नहीं बनाओगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। इस बार मैंने नहीं काटे, लेकिन अगली बार मैं आपके नंबर, अगर आप ये चित्र नहीं बनाओगे तो मैं काट लूंगा। तो आपके पास है, मान लीजिए एक सर मैं अपरिमित टेस्ट में एक क्वेश्चन चेक समरूप। हुआ। यशपाल सोनी, मैं चेक कर दूंगा, देख लूंगा, कोई चेक नहीं हुआ होगा तो मैं चेक कर लूंगा वापस से। हाँ, अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र हमें निकालना है। अचालक परत में खास बात क्या होती है कि इस परत के जिस हिस्से को आवेश दिया जाता है वो आवेश उसी हिस्से पर रहता है। यानी कि अगर इस अचालक परत के सामने वाले हिस्से को आवेश दें तो सामने की तरफ रहेगा, और पीछे वाले हिस्से को अगर आवेश दें तो पीछे वाले हिस्से की तरफ रहेगा। अभी हम मान रहे हैं कि इस अचालक परत के सामने वाले हिस्से में भी आवेश है और पीछे वाले हिस्से में भी आवेश है। जैसे कि अभी हमने चर्चा की थी, मान लीजिए ये एक चालक प्लेट है, ठीक है, और इस चालक प्लेट के किसी अल्पांश या इस चालक प्लेट से लंबवत r दूरी पर एक बिंदु है P। इस P बिंदु पर इसके एक अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE1 है, और ऐसे ही किसी सममित दूसरे अल्पांश, सममित का मतलब है उतनी ही दूरी पर उतना ही बड़ा उतना ही आवेश युक्त, ठीक है, के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो dE2 है। क्योंकि ये धनावेश है इसलिए हमने विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो बाहर की तरफ ली है। अगर ऋणावेश होता तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हम अंदर की तरफ लेते। अब अगर हम इस dE1 के घटक निकालें तो जैसे हमने तार वाले में निकाले थे, dE1 को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो कोण का मान कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा जिस रेखा पर, वहां हो जाएगा dE1 cos थीटा, और जिस रेखा पर ले जाने पर कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा उस रेखा पर जो घटक होगा वो होगा dE sin थीटा, जो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने समझा था। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं dE2 यानी कि दूसरे अल्पांश के घटक निकालना चाहूं तो dE2 को नीचे की ओर ले जाने पर, इस रेखा पर आने पर कोण का मान 0 हो जाता है, इसलिए ये वाली रेखा पर इसका dE2 cos थीटा वाला घटक होगा, और इस रेखा पर ले जाने पर कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, इसलिए ये जो घटक है वो dE2 sin थीटा होगा। चूंकि दोनों अल्पांश बराबर आवेश धारित किए हुए हैं, बराबर साइज के हैं, इन अल्पांशों से P बिंदु की जो दूरी है, ये दूरी है, ये भी बराबर है, दूरी भी बराबर है और आवेश भी बराबर है। चूंकि अल्पांश है तो अल्पांश को आप बिंदु आवेश मान सकते हैं, और बिंदु आवेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यानी बिंदु आवेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र है वो केवल आवेश पर और दूरी पर निर्भर करता है और माध्यम पर निर्भर करता है। तो दोनों अल्पांशों में जो आवेश है वो बराबर है, दोनों में एक ही माध्यम है और दोनों की दूरी भी बराबर है, तो हम कहेंगे कि दोनों के कारण ये जो विद्युत क्षेत्र होगा ये विद्युत क्षेत्र भी बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र है जिसको हमने क्या कहा है, dE1 कहा है, और दूसरे अल्पांश के कारण जो हमने विद्युत क्षेत्र निकाला है वो है dE2। ये दोनों ही विद्युत क्षेत्र एक समान होंगे। यानी कि इस चित्र में हम देखें तो dE1 cos थीटा और dE2 cos थीटा दोनों बराबर होंगे, और ठीक इसी प्रकार से यहाँ dE2 sin थीटा और dE1 sin थीटा दोनों बराबर होंगे। जैसे कि हमने एक अनंत लंबाई की तार के लिए देखा था कि जो sin थीटा वाले घटक है वो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि cos थीटा वाले घटक जुड़ जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी प्रभावी विद्युत क्षेत्र होगा वो इन cos थीटा वाले घटक के कारण होगा, sin थीटा वाले घटक के कारण नहीं होगा। चूंकि cos थीटा वाले घटक जो हैं वो दोनों इस दिशा में आ रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर होगी, लेकिन अगर यही P बिंदु हम पीछे की ओर लेते तो ये जो दिशा है वो इस ओर आती है आपके पास में। यानी कि हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा आप देख रहे हो, ये दोनों दिशाएं, ये पहले नंबर की दिशा और ये दूसरे नंबर की दिशा, दोनों में खास बात क्या है, ये दोनों ही दिशाएं प्लेट के लंबवत बाहर की ओर हैं। बाहर की ओर क्यों है? क्योंकि ये एक धनावेशित प्लेट है। अगर ये ऋणावेशित प्लेट होती तो यही दिशाएं इस ओर वाले बिंदु के लिए किस तरफ हो जाती, अंदर की ओर, और इस तरफ वाले बिंदु के लिए भी इस ओर, अंदर की ओर। तो हम ये कह सकते हैं कि धनावेशित के है इसलिए बाहर की ओर है, ऋणावेशित होती तो अंदर की ओर होती। लेकिन एक खास बात जरूर होती कि दिशा चाहे इस ओर होती चाहे इस ओर होती प्लेट के तल के लंबवत ही। यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे आएगी, प्लेट के तल के लंबवत। तो हमें दिशा पता चल गई है।
अब हम गाउस का नियम काम में लेंगे। गाउस का नियम काम में लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्लेट को आपको, ये जो प्लेट है इस प्लेट को आपको क्या करना पड़ेगा, एक विद्युत क्षेत्र के अंदर, सॉरी एक गाउसियन पृष्ठ के अंदर, एक चालक एक गाउसियन पृष्ठ के अंदर, एक काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ के अंदर आपको बंद करना पड़ेगा। या तो इस पूरे को करो या इसके किसी भाग को करो। अब मुझे ये समझाएं या बताएं, कोई भी एक आंसर दें कि अगर ये प्लेट अनंत विस्तार की होती या अपरिमित होती, हमें पता ही नहीं होता है कितनी लंबाई की है कितनी चौड़ाई की है, तो क्या आप इसे किसी पृष्ठ के अंदर बंद कर सकते हो? सर कर सकते हैं क्या? आयुष ने बोला नहीं कर सकते हैं, कोई कह और बता सकता है कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अगर ये अनंत विस्तार की हो, आपके पास में कोई ऐसी चीज हो जिसका विस्तार अनंत तक हो, तो क्या उसे आप किसी गाउसियन पृष्ठ में बंद कर पाओगे? नहीं सर। सर इसका अल्प मान नहीं कर लेंगे पाए। अपन फिर। तो फिर हम क्या करेंगे, जब इसको हम पूरे को नहीं कर सकते तो हम इसका एक छोटा सा हिस्सा ही लेंगे। तो जब हम इसका छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं तो इसका मतलब हम उस पूरे भाग के लिए, हम उस अनंत विस्तार के लिए ज्ञात नहीं कर रहे हैं, हम केवल उस छोटे से हिस्से के लिए ज्ञात कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये एक छोटा सा हिस्सा है इसका, ये एक छोटा सा हिस्सा है इसका, इसको हमने क्या किया, एक बेलन के अंदर बंद कर दिया, ये बेलन के अंदर बंद कर दिया, ठीक है। और बेलन इस प्रकार का लिया हमने कि इस छोटे से हिस्से का जितना भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है उतना ही पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन के इस भाग का है और उतना ही पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन के इस भाग का है। दोनों भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो बराबर है, ठीक है। तो ये हमने इसको एक बेलन के अंदर बंद कर दिया। अब इस बेलन के हम सब जानते हैं कितने पृष्ठ है टोटल, बेलन के 3 पृष्ठ हैं। तीनों पृष्ठों का हम फ्लक्स निकालें तो ये पहला पृष्ठ तो हो गया, मान लीजिए ये S1, ये पहला पृष्ठ हो गया, ये दूसरा पृष्ठ हो गया, और ये बीच वाला जो है हिस्सा है ये हो गया तीसरा पृष्ठ, ठीक है। अब अगर मैं इस पृष्ठ की बात करूं, इस पृष्ठ की बात करूं, तो इस पृष्ठ पर मान लीजिए मैंने एक P बिंदु ले लिया, ठीक है। ये जो हिस्सा हमने बनाया है, ये वाला हिस्सा जो हमने बनाया है, ये किसका है, इस प्लेट का एक हिस्सा है। तो इस पर भी आवेश होगा, इस पर सामने की तरफ भी आवेश होगा और पीछे की तरफ भी आवेश होगा। इस सामने वाले भाग के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी? तो हमने कहा था विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होती है, प्लेट के तल के लंबवत बाहर की ओर धनावेशित हो। तो ये प्लेट है, इसकी तल के लंबवत बाहर की ओर, इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर आ गई है। ये कौन सा पृष्ठ है? इस पृष्ठ को मैं नाम दे देता हूं S2 पृष्ठ, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं इस पृष्ठ की बात करूं तो इस वाले, मैं थोड़ा सा इसको छोटा बना रहा हूं, इस वाले पृष्ठ की बात करूं तो इस वाले पृष्ठ पर अगर P बिंदु लेता तो मैं इस वाले पृष्ठ पर अगर मैं P बिंदु लेता, इसको मैं कहता S1, ठीक है। तो हम कहते हैं भाई विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, प्लेट के तल के लंबवत बाहर की ओर, ठीक है। अब मुझे सोच के बताओ, ये एक बेलन रखा हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो उस पृष्ठ के लंबवत होती है। ये जो हमने निकाली है, ये किसकी दिशा निकाली है? तो विद्युत क्षेत्र की दिशा निकाली है, ठीक है ना। इसको तो हम क्या कहेंगे, ई की दिशा। ये किसकी दिशा है? ये ई की दिशा। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ई की 2 दिशाएं हैं, इस वाले पृष्ठ पर राइट साइड में है, और इस ये जो राइट साइड वाला पृष्ठ है उस पर राइट साइड में, और जो लेफ्ट साइड वाला पृष्ठ है उस पर लेफ्ट साइड में। यानी S2 पृष्ठ पर तो जो हम निकाल रहे हैं वो किस ओर है, S2 पृष्ठ पर तो राइट साइड में है, जबकि S1 पृष्ठ पर लेफ्ट साइड में है, ठीक है। एक और खास बात कि मान लीजिए ये जो प्लेट है, इस प्लेट से ये जो S2 पृष्ठ है इसकी दूरी R है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम R दूरी पर रखे पृष्ठ के बिंदुओं पर निकाल रहे हैं। इसका मतलब हम R दूरी के बिंदुओं के लिए गणना कर रहे हैं, प्लेट से R दूरी पर बिंदुओं के लिए हम गणना कर रहे हैं। जो भी गणना करेंगे हम वो इस पृष्ठ के बिंदुओं के लिए करेंगे, यानी ये पृष्ठ जितनी दूरी पर होगा उतनी दूरी के लिए हम गणना करेंगे। ऐसे ये वाला पृष्ठ भी R दूरी पर है, तो इस पृष्ठ के लिए भी जो गणना करेंगे वो हम क्या करेंगे, इस पृष्ठ के सभी बिंदुओं के लिए करेंगे। और सभी बिंदुओं के लिए जब गणना करोगे तो वो भी दूरी कितनी है, R है। यानी कि हम दोनों पृष्ठों के लिए, S1 पृष्ठ और S2 पृष्ठ के लिए जब भी गणना करेंगे तो इसका मतलब वो S1 और S2 पृष्ठ के सभी बिंदुओं के लिए की गई गणना है। और सभी बिंदु कितनी दूरी पर हैं, क्योंकि सभी बिंदु बराबर बराबर R दूरी पर हैं, इसलिए हम ये जो गणना कर रहे हैं S1 और S2 पृष्ठ के लिए, इसका मतलब वो R दूरी के बिंदुओं के लिए कर रहे हैं, ठीक है।
अब जो मैं बात कर रहा था मैं वापस उसी पर आता हूं। मैंने आपको कहा था कि भाई किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल की जो दिशा होती है, ये मैं ई की दिशा को थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं। क्षेत्रफल की जो दिशा होती है, वो जो दिशा होती है वो हमेशा क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। तो मुझे ये बताएं बच्चों कि ये जो पृष्ठ S2 है, इसके लिए क्षेत्रफल की दिशा राइट साइड में होगी, लेफ्ट साइड में होगी, ऊपर की ओर होगी, नीचे की ओर होगी, अंदर की ओर होगी या बाहर की ओर होगी? इस मोबाइल के हिसाब से बताना है आपको। मोबाइल के अंदर होगी, मोबाइल के बाहर होगी, मोबाइल के राइट में होगी, मोबाइल के लेफ्ट में होगी, मोबाइल के ऊपर की तरफ होगी या मोबाइल के नीचे की तरफ होगी? मोबाइल के में होगी राइट सर। में होगी। मोबाइल के राइट साइड में। तो ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो ये क्षेत्रफल की दिशा आ गई हमारे पास में। और इस वाले पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल की दिशा इस ओर, ठीक है। अब दोनों पृष्ठों के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो इस पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा राइट में S2 पृष्ठ के लिए, और S1 पृष्ठ के लिए लेफ्ट में। यानी S1 और S2 पृष्ठों के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशाएं और क्षेत्रफल की दिशाएं एक ही दिशा में है, ठीक है, एक ही दिशा में। तो ये S1 और S2 पृष्ठ के लिए हमने निकाल लिया। अब हम केवल बीच वाले पृष्ठ के लिए निकालेंगे। अभी मैं केवल दिशाओं के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा हूं, ठीक है। ये वही बात, ये हमारे पास में बेलन था, ठीक है। अब मान लो कि ये जो बीच वाला पृष्ठ है, इस बीच वाले पृष्ठ के इस भाग के लिए अगर मैं क्षेत्रफल की दिशा निकालता, तो हम कहेंगे भाई ये ऊपर वाला भाग है, इसके लिए क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर। ये नीचे वाले भाग के लिए निकालता तो पृष्ठ के लंबवत नीचे की ओर। जो सामने की तरफ है, जो मैं बना नहीं सकता, उसके लिए पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा मोबाइल के लंबवत बाहर की ओर। और जो मोबाइल के पीछे की तरफ यानी अंदर की तरफ जो पृष्ठ है, यही पृष्ठ पीछे की तरफ, ठीक है। आपके पास में अगर आप एक पेन लेंगे, ये आप मुझे देख पा रहे होंगे, ये मेरे पास में जो हाथ है मेरा, इसको आप बेलन मान लीजिए। इस बेलन का ये वाला जो भाग है S2 पृष्ठ हो गया, ये वाला भाग S1 पृष्ठ हो गया, और ये बीच वाला भाग हो गया। बीच वाले भाग में अगर आप यहाँ अल्पांश लेंगे, इस तरफ अल्पांश लेंगे, तो इस तरफ जो अल्पांश है उसके क्षेत्रफल की दिशा किस तरफ आएगी? ऊपर की तरफ आएगी। लेकिन अल्पांश अगर आप इस तरफ लेंगे तो इसके क्षेत्रफल की दिशा किस तरफ आएगी? इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। और अल्पांश नीचे लेंगे तो नीचे की ओर। यानी बीच वाले भाग के लिए क्षेत्रफल की दिशा जो है वो ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, नीचे की तरफ हो सकती है, इसके चारों ओर हो सकती है, लेकिन राइट साइड में और लेफ्ट साइड में नहीं हो सकती। ये बीच वाले भाग के लिए क्षेत्रफल की दिशा ना तो राइट साइड में हो सकती है और ना ही लेफ्ट साइड में, क्योंकि क्षेत्रफल की दिशा कैसी होती है? पृष्ठ के लंबवत होती है। ये पृष्ठ जो है, इसके लंबवत दिशाएं कौन कौन सी हो सकती है? ऊपर हो सकती है, नीचे हो सकती है, अंदर हो सकती है और बाहर की तरफ हो सकती है, लेकिन राइट या लेफ्ट में नहीं हो सकती है। इसी बात को हम काम में लेंगे। तो बीच वाले पृष्ठ के लिए जो क्षेत्रफल की दिशाएं हैं वो हमें पता चल गई है यहाँ से, और यही दिशाएं जो मैं काम में लेने वाला हूं। और ये दिशाएं, जब आपको ये दिशाएं पता चल जाएंगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा, क्षेत्रफल की दिशा, तो आप इस टॉपिक को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे, समझ पाओगे। देखते हैं। ये जो बात हम कर रहे थे इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, तो हमारे पास में S2 पृष्ठ के लिए, S2 पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा एक ही हो गई, ठीक है। और S1 पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा एक ही हो गई। यानी कि S2 पृष्ठ के लिए E और क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच में 0 कोण है, और S1 पृष्ठ में भी 0 कोण है। लेकिन जो तीसरा पृष्ठ है यानी बीच वाला पृष्ठ है, उसके लिए क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की तरफ हो सकती है, पीछे की तरफ हो सकती है, सामने की तरफ हो सकती है, नीचे की तरफ हो सकती है। ये तो क्षेत्रफल की दिशाएं हैं। ये दिशा, ये दिशा, ये दिशा और ये दिशा किसकी है? क्षेत्रफल S3 की दिशाएं। लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ है? तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो जो प्लेट थी उस प्लेट के लंबवत बाहर की तरफ, या तो इस तरफ हो सकती है या तो इस तरफ हो सकती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा या तो राइट में या लेफ्ट में। विद्युत क्षेत्र की दिशा तो कौन सी है? या तो राइट में या लेफ्ट में। लेकिन बीच वाले पृष्ठ के लिए ये जो वक्राकार भाग है बेलन का, बड़ा भाग जो है, उसके लिए क्षेत्रफल की दिशा या तो ऊपर है या नीचे है या अंदर है या बाहर।
अब मुझे बच्चों ये बताओ कि इस हिसाब से अगर हम देखें कि ये जो दिशा है वो ई की दिशा है और ये जो बाकी ये भी दिशा ई की है, इन दोनों में से कोई एक ही होगी, लेकिन अभी हम मान लेते हैं कि दोनों ही है, थोड़ी सी देर के लिए मान लेते हैं दोनों ही है, ठीक है। और ये जो 4 राइट मैंने लगाए हुए हैं, 2 3 और ये 4, इसको मैं नाम लिख देता हूं 1 2 3 और ये 4, ये जो चारों दिशाएं हैं ये क्षेत्रफल की दिशाएं। तो मुझे बच्चों ये बताओ कि क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच में कितने डिग्री का कोण है? 90 सर डिग्री। 0 डिग्री कोई बोल का 0 डिग्री कैसे भाई? 0 डिग्री कैसे हुआ? एक ही दिशा में है क्या ये? 0 डिग्री किसने कहा? रामकिशन ने कहा क्या? नहीं सर, मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो बोला ही नहीं। बेटा कोई बात नहीं बेटा, तो आपका माइक बंद कर ले। 0 डिग्री किसने कहा था बेटा? सर मैंने 0 सर डिग्री सॉरी किसने सर बताया था? कोई सर बात मैंने नहीं, कोई बात नहीं बेटा, उसको क्लियर, अरे कोई उसको क्लियर करेंगे इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, नाम बताओ अपना। सर आयुष शर्मा सर, कंफ्यूजिंग हो गई। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, इसको अपन क्लियर करते हैं, इस बात को कंफ्यूजन नहीं रखना है अपने को, ध्यान से समझना, फिर से बता रहा हूं मैं आपको, समझ लेना अच्छे से इसको। ये जो हमारे पास में बेलन है, ठीक है, बेलन का ये जो बीच वाला भाग है, ये बीच वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, बीच वाला भाग, ये दोनों वृत्ताकार पृष्ठ को छोड़ दो अब, ये वृत्ताकार पृष्ठ को मैंने यहाँ से मिटा दिया, ठीक है ना, ये वृत्ताकार पृष्ठ को मिटा दिया। बीच वाले भाग के लिए क्षेत्रफल की दिशा या तो ऊपर हो सकती है या नीचे हो सकती है या अंदर की तरफ हो सकती है। ये जो मैंने तीर बनाया है ना, इसका मतलब है मोबाइल के अंदर लंबवत। सोच लो कि मोबाइल में किसी ने सरिया घुसा दिया, तो सरिये की जो 2 दिशाएं हो सकती है, कौन सी हो सकती है? एक तो अंदर की तरफ हो सकती है और एक बाहर की तरफ, ठीक है। अब जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो होगी या तो इधर या तो इधर। तो देखते हैं, देखो ये दोनों ही दिशाएं ऊपर वाली दिशा से 90 डिग्री का कोण बना रही है, नीचे वाली दिशा से 90 डिग्री का कोण बना रही है। ये दिशा अंदर की ओर है, अंदर की दिशा से भी 90 डिग्री का कोण बना रही है, और ये दिशा है बाहर की ओर, तो बाहर की दिशा से भी 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये चारों ही दिशा से क्या बना रही है? 90 डिग्री का कोण। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि बीच वाले भाग के लिए विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल की दिशा के बीच में 90 डिग्री का कोण होगा। और बीच वाले भाग के पृष्ठ को अगर मैं S3 कहूं, तो S3 के लिए हम क्या कहेंगे? 90 डिग्री का कोण। तो हमें पता चल गया S1 के लिए 0 डिग्री का कोण, ये S1 पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल की दिशा एक ही है, 0 डिग्री का कोण। S2 पृष्ठ के लिए 0 डिग्री का कोण, लेकिन S3 पृष्ठ के लिए 90 डिग्री का कोण है। तो अब अपन अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, कोई पूछना चाह रहा था कुछ? कोई सवाल था? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं ये अल्पांश अगर लूं, ये अल्पांश अगर मैं लूं, ये वाला अल्पांश, ये जो मैंने लिया था, हमने कहा था ना ये बेलन है और ये बेलन के अंदर ये इतना सा भाग बंद है। इस अल्पांश का क्षेत्रफल मान लो S है। मुझे बच्चों सोच के बताओ कि ये S2 और ये S1 का क्षेत्रफल क्या इस S के बराबर होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। अलग अलग होगा। चलो इसको एक उदाहरण अलग ले अलग लेते होगा। हैं। एक वो सब उदाहरण लेते बराबर हैं होगा अपन। ना मान लो आपके पास, हाँ वही, इसीलिए मैंने उदाहरण ले रहा हूं समझाने के लिए, ध्यान से समझना मेरी बात को। मान लो आपके पास में एक गत्ता है, ठीक है, उस गत्ते के अंदर आपने क्या किया कि एक आपके पास में पाइप था, बेलनाकार पाइप, वो पाइप आपने उसके अंदर घुसेड़ दिया, ठीक है। तब क्या होगा? उस गत्ते का जो कुछ भाग है, ठीक है ना, वो तो पाइप के अंदर रहेगा और कुछ भाग जो है वो पाइप के बाहर रहेगा। ये मान लो ये गत्ता था, इसमें आपने ये पाइप घुसेड़ दिया, ठीक है, तो कुछ भाग तो पाइप के अंदर है और कुछ भाग पाइप के बाहर है। पाइप के अंदर कितना भाग है? इतना भाग। मुझे ये बताओ कि पाइप के अंदर ये जो इसका सुराख है, ये जो हिस्सा है जिसको अपन ने अंदर डाला था, उसके बराबर भाग रहेगा या कम ज्यादा रहेगा? बराबर रहेगा सर। बराबर रहेगा ना। बराबर तो जब इसके बराबर अंदर रहेगा। बराबर रहेगा तो हम ये कहेंगे कि ये वाले भाग का क्षेत्रफल और ये वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर है। और बेलन के आमने सामने वाले पृष्ठों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। रामकिशन अपने माइक को ऑफ कर लिया करो जवाब देने के बाद में, ठीक है। तो ये जो भाग है इसका क्षेत्रफल और ये S2 पृष्ठ का क्षेत्रफल और S1 पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर आएगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये तीनों क्षेत्रफल बराबर कैसे आएंगे?
जिसने कहा था कि बराबर नहीं होंगे, वो बच्चा बताए कि उसे समझ में आया कि नहीं आया बेटा? किसी ने, एक बच्चे ने कहा था ना कि बराबर नहीं होंगे। यस सर। समझ में आ गया बेटा? देखो ये पाइप है ना, ये एक तरीके से इसको पाइप मान लो अपन ने गत्ते के अंदर डाला हुआ है, तो जितना भाग इस पाइप के अंदर है, हम अंदर वाले भाग की बात करेंगे क्योंकि गाउस का नियम बाहर के वाले भाग पे तो लागू होता ही नहीं है। इस वाले भाग की बात नहीं करेंगे, इस वाले भाग की बात नहीं करेंगे, जो केवल अंदर है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं वापस से बता रहा हूं आपको, ये S2 पृष्ठ है, ये S1 पृष्ठ है, ये इसके अंदर भाग है। मैंने बाहर वाला भाग नहीं बनाया, ये वाला भाग नहीं बनाया, ये वाला भाग नहीं बनाया। ठीक है, तो इस अंदर वाले भाग का अगर क्षेत्रफल S है तो S1 और S2 पृष्ठ का क्षेत्रफल भी S ही होगा। और अगर इसके अंदर मैं आवेश निकालना चाहूं तो हमारे पास में हम जानते हैं आवेश घनत्व का एक सूत्र होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व का, सिग्मा बराबर आवेश Q बटा S। ठीक है, ये केवल मैंने कौन से भाग के लिए लिया है? ये अंदर वाले भाग में अगर आवेश को Q माने और इसका क्षेत्रफल S माने तो Q बटा S। अब पिछले वाले में हमने लैम्डा लिया था, लेकिन इस वाले में हमने सिग्मा लिया है। पहले वाले, पिछला वाला जो टॉपिक था उसमें हमने रेखीय आवेश घनत्व लिया था अनंत लंबाई के तार में। इसमें हम क्या ले रहे हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्यों? क्योंकि वहां तार था, रेखिक वस्तु थी, तो रेखीय आवेश घनत्व लिया। अब यहाँ पृष्ठ है तो पृष्ठीय वस्तु के लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व काम में लेंगे। अब इधर से अगर मैं इस S को इस तरफ ले जाऊं तो Q बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में? सिग्मा इंटू S। और ये Q क्या है? इस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश। एक तरीके से इस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश इस बेलन के अंदर उपस्थित आवेश भी है, बेलन के अंदर बंद आवेश भी है। ये Q आवेश क्या है? इस बेलन के अंदर बंद आवेश भी है, क्योंकि ये हिस्सा इस बेलन के अंदर है। हम बाहर वाले भाग की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमने जो Q निकाला है वो क्या निकाला? एक तरीके से इस बेलन के अंदर बंद आवेश निकाल लिया। अब अगर हम गाउस के नियम से फ्लक्स की परिभाषा देखें तो हम जानते हैं कि फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और जो Q है उसका जो मान है वो होगा हमारे पास में सिग्मा इंटू S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी अभी हमने निकाला। इस फाई का मान कितना होगा? तो हम कहेंगे भाई 3 पृष्ठ है तो आपको 3 फ्लक्स निकालने पड़ेंगे, फाई 1, फाई 2 और फाई 3। ठीक है, फाई 1, फाई 2 और फाई 3। तो आपके पास में फॉर्मूला क्या बन गया अब एक तरीके से कि फाई बराबर जो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है वो फॉर्मूला कुछ इस तरह का बन जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 बराबर सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई 1 क्या है? पहले पृष्ठ का फ्लक्स। फाई 2 क्या है? दूसरे पृष्ठ का फ्लक्स। फाई 3 क्या है? तीसरे पृष्ठ का फ्लक्स। अब फाई का मान कितना होता है? तो हम सब जानते हैं फाई का जो मान है वो होता है फाई बराबर E डॉट ds का इंटीग्रेशन। अब अगर फाई 1 निकाल रहे हो तो S1 पृष्ठ के लिए आ जाएगा, फाई 2 निकाल रहे हो तो S2 पृष्ठ के लिए आ जाएगा, फाई 3 निकाल रहे हो तो S3 पृष्ठ के लिए आ जाएगा। तो देखो बच्चों, ये फाई 1 का मान रख दिया, ये फाई 2 का मान रख दिया, ये फाई 3 का मान रख दिया। ठीक है, अब इस डॉट को जब हम हटाते हैं तो डॉट को हटाने पर हमारे पास में क्या आता है? कॉस थीटा आता है। तो ये हमारे पास में हो जाएगा E ds कॉस ऑफ थीटा, जहां पर थीटा क्या है? ds उस पृष्ठ पर लिए गए अल्पांश और E के मध्य का कोण। किस पृष्ठ पर? जिस पृष्ठ की हम बात कर रहे हैं उस पृष्ठ पर, जिस पृष्ठ के लिए गणना कर रहे हैं उस पृष्ठ पर। तो ये हमने यहां से लिख दिया। अब पहला जो भाग है आप देख रहे होंगे, ये जो पहला भाग है ये S1 पृष्ठ के लिए। तो अगर S1 पृष्ठ के लिए मैं निकालता तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच में कितना कोण था? 0 डिग्री। तो ये हमने यहाँ पर देखो ये लिख दिया E cos 0। ठीक है, दूसरा पृष्ठ है S2 पृष्ठ, तो S2 पृष्ठ के लिए भी हमने देखा था 0 डिग्री था, तो यहाँ पर भी हमने 0 डिग्री रख दिया। और तीसरा जो पृष्ठ था यानी बीच वाला ये जो पृष्ठ था, उस बीच वाले पृष्ठ के लिए, जो बीच वाला पृष्ठ था बेलन का, ये वाला जो पृष्ठ था बेलन का, ये बीच वाला जो पृष्ठ था बेलन का, इस बीच वाले पृष्ठ के लिए हमने देखा था क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। अब यहाँ पर cos 0 का मान हम सब जानते हैं 1 होता है और cos 90 का मान 0 होता है।
cos 0 का मान तो 1 होता है और cos 90 का मान 0 होता है। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये जो तीन हमारे पास में लास्ट जो इक्वेशन है उसमें लेफ्ट साइड में जो तीन राशियां लिखी गई है उनमें से यहाँ cos 0 को 1 रख दो तो क्या रह जाएगा EDS, यहाँ cos 0 का मान 1 रख दो तो EDS, और यहाँ cos 90 का मान 0 रख दो तो कितना आ जाएगा EDS इंटू 0 बराबर 0, जीरो। यानी ये तीसरा वाला भाग तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और पहला और दूसरा भाग रह जाएगा। तीसरा भाग तो 0 हो गया और पहला और दूसरा भाग आपके पास में आ गया। तो हमारे पास में क्या आएगा देखते हैं हम। जो पहला भाग है वो जो पहला भाग है हमारे पास में वो हमारे पास में आ गया, दूसरा भाग हमारे पास में आ गया, ठीक है, और तीसरा भाग जो है वो 0 हो चुका है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, ध्यान से देख समझना बेटा। ये जो भाग था पहले भाग के लिए EDS मान आ गया, दूसरे के लिए EDS आ गया, लेकिन तीसरे के लिए 0 आ गया, यानी जो अंतिम मान आएगा उसमें जो भी मान आएगा वो इस पहले पृष्ठ और दूसरे पृष्ठ के कारण ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो पहले पृष्ठ और दूसरे पृष्ठ के लिए कर रहे हैं। इसका एक मतलब और ये है कि पहला पृष्ठ भी r दूरी पर था और दूसरा पृष्ठ भी r दूरी पर था, यानी जो भी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं वो r दूरी के लिए कर रहे हैं, नंबर एक बात। दूसरी बात कि ये पहला पृष्ठ और ये दूसरा पृष्ठ, देखो ये पृष्ठ संख्या S1 और पृष्ठ संख्या S2, ये दोनों कहां पर इस प्लेट के लंबवत है, यानी हम जो गणना कर रहे हैं उस गणना में जो भी मान हमारे पास में आ रहा है वो किन बिंदुओं के लिए आ रहा है, इस प्लेट के लंबवत r दूरी पर उपस्थित बिंदुओं के लिए, यानी जो भी अंतिम मान आएगा वो किसके लिए आएगा, प्लेट के लंबवत r दूरी पर स्थित बिंदुओं के लिए आएगा। यानी ये अगर प्लेट होती तो अंतिम मान जो भी आएगा वो लंबवत बिंदुओं के लिए ही आएगा, ऊपर वाले बिंदु, नीचे, अंदर और बाहर वाले बिंदुओं के लिए नहीं आएगा, क्योंकि इन बिंदुओं के लिए इसका मान 0 हो गया है, ठीक है। अब इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे, तो बढ़ा देते हैं इसको आगे हम और देखते हैं हमारे पास में क्या आ रहा है। हमारे पास में EDS और EDS जुड़ गया तो 2 EDS हो गया, ठीक है, और उन दोनों में से E को कॉमन ले लिया जाए, यहाँ पर ये इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हम ये जो EDS है इसमें से E को कॉमन ले लो और इस दूसरे EDS में से भी E को कॉमन ले लो। DS का जो समाकलन है उसका मतलब है किसी पृष्ठ पर लिए गए अल्पांशों का योग। अब कौन से पृष्ठ पर, तो ये S1 पृष्ठ और S2 पृष्ठ की हम बात करते हैं। ये S1 पृष्ठ है, इस पर एक अल्पांश लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, फिर चौथा लिया, ऐसे बहुत सारे अल्पांश अगर मैं लेता और उनको जोड़ देता तो कितना आता, उनको जोड़ने पर क्षेत्रफल इस पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर आ जाता। ऐसे ही इस पर अगर मैं अल्पांश लेता S2 पृष्ठ पर और उनको जोड़ देता तो ये जो मैंने गोले में लिखा हुआ है ये, इसका मतलब क्या है, S1 पृष्ठ पर लिए गए अल्पांशों के क्षेत्रफलों का योग कितना आएगा, S1 पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर। ऐसे ही ये जो दूसरा भाग है, ये जो दूसरा भाग है ये वाला, इसमें S2 पृष्ठ पर लिए गए अल्पांशों के क्षेत्रफलों का योग, तो अगर हम S2 पृष्ठ पर लिए गए अल्पांशों के क्षेत्रफलों का योग करेंगे तो कितना आएगा, S2 पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर आएगा। अब हमने देखा था कि S1 और S2 दोनों का क्षेत्रफल इस बीच वाले भाग S के बराबर आ रहा था, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि भाई जो S1 पृष्ठ के क्षेत्रफलों का योग है, S1 पृष्ठ के अल्पांशों के क्षेत्रफलों का योग है और S2 पृष्ठ के क्षेत्रफलों के अल्पांशों का योग है, यानी कि ये DS4 S1 और DS4 पृष्ठ S2, इन दोनों का ही मान S आएगा। और ये मान अगर इस ऊपर वाली समीकरण में रख दिया जाए तो आपके पास में क्या हो जाएगा, पहला भाग ES और दूसरा भाग भी ES। ES और ES को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 2ES, ये 2ES, और इस 2ES में से 2S को नीचे ले जाओ तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 2ES है बराबर सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ये S से S कट गया, क्या रह गया हमारे पास में, S से S कट गया, तो यहाँ पर भी देखो ये S से ये S कट गया, क्या रह गया आपके पास में, 2E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो E बराबर कितना हो गया, E बराबर हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E बराबर हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि टू हमारे पास में, सॉरी टू 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 रह गया बेटा, टू सॉरी टू ये टू हाँ रह सर गया, टू टू रह गया। सिग्मा, टू रह गया, ये मैंने लिख दिया है, बाई मिस्टेक रह गया था। तो सिग्मा अपॉन ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अभी भी इसमें एक खास बात रह गई है, और वो खास बात क्या है, तो इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, ध्यान से समझना। देखो बेटा, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो मान आया है, दिशा कहाँ है, दिशा तो इसमें लिखी नहीं हमने, लेकिन हमें पता है दिशा किधर आई थी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखना चाहूं तो मैं यहां लिखूंगा एन कैप। इस एन कैप का मतलब क्या होता है, एन कैप का मतलब होता है तल के लंबवत। ठीक है ना, एन कैप का मतलब क्या है, तल के लंबवत। अब अगर ये बाहर की ओर है तो प्लस एन कैप, और अगर ये जो प्लेट है वो ऋणावेशित होती तो माइनस एन कैप आ जाता। माइनस एन कैप का मतलब क्या है, माइनस एक्स दिशा में हो गया, और प्लस एन कैप का मतलब प्लस एन दिशा में, या हम कह सकते हैं बाहर की ओर और अंदर की ओर। एन कैप का मतलब क्या है, एन का मतलब होता है नॉर्मल। तो जब आप नॉर्मली खड़े रहते हो तो कैसे रहते हो, पृष्ठ यानी धरती के लंबवत खड़े रहते हो, धरती पे लेटे हुए तो नहीं रहते, नॉर्मल रहते हो तब। तो ऐसे इसलिए हमने एन कैप यहाँ पर काम में लिया। तो जब लंबवत दिशा होती है तो एन कैप काम में लिया जाता है। इसमें ये नहीं लिखा हुआ है, इसमें ये आगे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो एन का मतलब क्या हुआ, परत के लंबवत एकांक सदिश। ठीक है, अभी एक चीज और है इसमें, एक चीज और, कि ये तो हमने जो निकाला है वो कैलकुलेशन क्या किया हमने, ये इतने से भाग के लिए, ये जो पूरा पृष्ठ था उसके इस छोटे से भाग के लिए कैलकुलेशन किया है, क्योंकि गाउस का नियम तो बंद भाग पर ही लगता है। अब अगर इस पूरे तल के लिए करना होता, और ये मान लो अनंत लंबाई का होता या अपरिमित होता, उसके लिए करना होता, तब क्या करते भाई, तब क्या चेंजेस आते। तो हम कहेंगे कि अगर ये अनंत लंबाई का होता तो भी E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट में सिग्मा का मान नहीं बदलता। कब नहीं बदलता, अगर ये एक समान आवेशित होता तो अगर ये एक समान आवेशित हो तो छोटे से भाग के लिए, इतने से भाग के लिए जो कैलकुलेशन किया है वही अनंत भाग के लिए, वही अपरिमित भाग के लिए भी लागू हो जाएगा। लेकिन ये असमान आवेशित है, ये एक समान आवेशित है, तो यही का यही लागू हो जाएगा किस पर, पूरे पृष्ठ पर, पूरे यानी जितना भी भाग है, चाहे वो अनंत का हो, चाहे वो अपरिमित हो, चाहे वो परिमित हो, तीनों के लिए यही लागू हो जाएगा। लेकिन अगर ये असमान आवेशित है तो फिर ये तीनों पर लागू नहीं होगा, ये केवल इतने से भाग पर ही लागू होगा जो इसके अंदर हमने बंद किया था। ठीक है, तो फिर बाकी भाग के लिए, बाकी भाग के लिए भी ये नियम लागू होगा, ऐसा नहीं है कि बाकी भाग के लिए नियम लागू नहीं होगा, लेकिन ये नियम फिर हमें हर छोटे छोटे भाग के लिए अलग अलग लगाना पड़ेगा, और हर अलग अलग भाग में सिग्मा का जो मान है वो अलग अलग आएगा। ऐसा मान में तो सिग्मा का भाग मान हर छोटे भाग के लिए अलग आएगा, यानी जैसे इस पीछे वाले भाग में ये जो आप देख रहे हो, ये जो तल है, ये जो पट्टिका है, पतली प्लेट है, अगर ये एक समान आवेशित है तो इस पूरी पट्टिका के लिए सिग्मा का मान निकालो, चाहे छोटे से भाग के लिए निकालो, बराबर आएगा। लेकिन असमान आवेशित है तो इस छोटे भाग के लिए अलग आएगा, इस छोटे भाग के लिए अलग आएगा, और इस छोटे भाग के लिए अलग आएगा। सूत्र सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, लेकिन इस सिग्मा का मान प्रत्येक भाग के लिए अलग आएगा। यानी कि जो छोटे भाग के लिए आप कैलकुलेशन करोगे, अगर आप इस छोटे भाग के लिए कैलकुलेशन करोगे, असमान की बात कर रहा हूं मैं, तो वो पूरे पर लागू नहीं कर सकते। इस छोटे भाग के लिए ई का मान अगर 2 न्यूटन प्रति कूलम आ गया तो वो पूरे पर लागू नहीं हो सकता है। पर अगर ये एक समान आवेशित होगा, तो अगर इस छोटे भाग के लिए 2 न्यूटन प्रति कूलम आया है तो पूरे भाग के लिए भी 2 न्यूटन प्रति कूलम ही होगा। यानी हमने गणना तो छोटे से भाग के लिए की, पर वो पूरे भाग पर लागू की जा सकती है यदि ये एक समान रूप से आवेशित हो तो। अब अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं, ये ग्राफ मैं बना रहा हूं E और R के बीच में, तो आप देखोगे E बराबर है अपने पास में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पूरी इक्वेशन में कहीं R दिख रहा है क्या आपको, इस इक्वेशन में R है क्या बच्चों,
नहीं। नहीं है सर। नहीं सर। इस पूरी इक्वेशन में आर नहीं है ना, इसका मतलब है कि नहीं। ई आर पर निर्भर नहीं करता है। और आर की पावर कितनी है, इसमें पूरी में आर नहीं है, इसका मतलब आर की पावर 0 है। इसका मतलब है ई आर पर निर्भर नहीं करता, और जब ई आर पर निर्भर नहीं करेगा तो ये एक सीधी रेखा है, ऐसी रेखा है। इसका मतलब क्या है कि आर का मान बदलने पर भी ई का मान नहीं बदलेगा, ई का मान कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यही ग्राफ अगर मैं ई और आर के बीच में नहीं बना करके जो फॉर्मूला है वो लिख रहा हूं मैं, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर यही ग्राफ में ई और आर के बीच में नहीं बना करके ई और सिग्मा के बीच में बनाना चाहूं तो ई की पावर भी 1 है और सिग्मा की पावर भी 1 है, तो कैसा ग्राफ आएगा, सरल रेखा, सीधी रेखा। और चूंकि इस पूरे समीकरण में एक पद ई का है और एक पद सिग्मा वाला है, इसके अलावा और कोई पद नहीं है, तो ये सीधी रेखा 0 से शुरू होगी। अगर इसके अलावा और कोई पद होता तो वो धनात्मक पद होता तो ऊपर से शुरू होती, और ऋणात्मक पद होता तो यहाँ नीचे से शुरू होती। ठीक है, तो ये हमारे पास में आएगा कि सिग्मा का मान बदल दिया जाए। हाँ बोलिए राम, कौन पूछना चाह रहा है कुछ? सेकंड वाले ग्राफ में आप क्यों लिख रखा सर? दूसरे वाले में गलती से आर लिखा हुआ है, ये नीचे है ना, ये गलती से आर लिखा हुआ, ऊपर से ही लिखा हुआ बेटा, गलती से आर लिख दिया है, इसको आर की जगह अपने को क्या कर लेना है, सिग्मा कर लेना।